हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। देखिए, नंबर की बात है, नंबर की बात है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। उन्होंने नीतीश जी के लिए पूरे कैंपेन में आदर के अलावा किसी प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। हम नहीं मानेंगे हार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। जनता जनार्दन का प्यार हमारा हौसला बढ़ाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, एक सियासी महाभारत जो 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए चली है और उसके बाद कल परिणाम आए, लेकिन सरकार बनाने को लेकर एक सस्पेंस रहा। एनडीए की सरकार वापस आ रही है और ये भी मुमकिन है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए। तो बड़ी खबर आज महाभारत में जिस पर बात कर रही हूं, इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली है दिल्ली में शुरू, जिसके लिए बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, जो दावा कर रहे हैं कि अभी तो सरकार बनाने की संभावना हम भी तलाश रहे हैं। इस बीच क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का दावा आज ही पेश कर दिया जाएगा? आज महाभारत में सवाल ये भी पूछूंगी कि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, जब एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा और जो एक तस्वीर है वो कैसे तलाश रहा है, क्योंकि उनके पास तो नंबर्स नहीं है। ऐसे में इस सवाल की जरूरत भी कहां से आई, इस पर भी बात होगी। मैं आपको बताऊं कि दावे किस तरह के किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। जरा जूम आउट कर दीजिए, मैं आपको तस्वीर बताती हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैठक में आगे की रणनीति हम बनाने वाले हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे जो कि घटक दल हैं एनडीए के, वो कह रहे हैं जिन्हें बहुमत नहीं है वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो आज नीतीश कुमार के साथ ही बिहार से आए हैं दिल्ली, दोनों अलग अलग बैठकों के लिए आए, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये दावा वो पेश कर रहे हैं। तो वहीं संजय राउत कह रहे हैं, जिनको आज उद्धव ठाकरे ने दिल्ली भेजा है इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के पीएम बनने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने पीएम के बारे में भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रही हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो उनके पलटने की एक संभावना पर बात कर रही हैं? वहीं जयंत चौधरी ने कहा हम एनडीए का हिस्सा है, हम उनके साथ हैं, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को डेमोकुर्सी में बदलने में लगे हुए हैं मोदी। तो ये बयान जो कि दोनों ही तरफ के दिखा रहे हैं कि कैसे सरकार को लेकर एक जोर आजमाइश है। तो ये मैं इस वक्त दिल्ली से पीएम आवास से आपको एक एक तस्वीर दिखा रही थी, जहां पर एक बड़ी बैठक खत्म हुई है। लेकिन वही बड़ी खबर आपको बता देती हूं, एनडीए के समर्थन पत्र सौंप दिया है। पीएम आवास पर बैठक में समर्थन पत्र सौंपा गया है। पीएम आवास पर समर्थन पत्र सौंपा गया है। शाम 7:45 पर आज राष्ट्रपति भवन जाकर प्रधानमंत्री बैठक में मुलाकात कर सकते हैं राष्ट्रपति से, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आज राष्ट्रपति से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बैठक दिल्ली में हो रही है इंडिया गठबंधन की, जो लाइव है हमारे साथ। विक्रांत जरा बता दीजिए कौन कौन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हमारे आज दिल्ली में होने वाली है और इस वक्त एक और बड़ी बैठक आ रही है कि 7 जून को एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। फिर से बैठक होगी, यानी आज एनडीए की बैठक हुई है और 7 जून को एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। ये भी बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ये अपने दर्शकों को बता दूं। यानी आज बैठक के बाद 7 जून को फिर बैठक है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत।
नतीजों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल 7वें आसमान पर है। सरकार बनाने को लेकर हर कोई उतावला है। एनडीए की दावेदारी मजबूत है तो इंडिया अलायंस भी पर्दे के पीछे सियासी खेल करने का दावा ठोक रहा है। अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। मोदी ने रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। नेहरू के बाद वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। इससे पहले मोदी ने अपने मंत्रियों की आखिरी बैठक ली, फिर राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके अगले शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सहयोगियों को मिलाकर उसके पास 292 सांसद हैं, यानी जादुई आंकड़े से 20 ज्यादा। लेकिन इसमें 12 सीटों वाले नीतीश कुमार और 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर वाले रोल में हैं। लेकिन ये दोनों अगर विपक्ष के साथ भी जाते हैं तो उनके नंबर 232 से 260 होते हैं, यानी बहुमत से 12 कम। ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी कह रही है कि वही सरकार बनाने जा रही है। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। मोदी खेमे में सेंध लगाने के लिए इंडिया अलायंस नीतीश और नायडू को बड़ा ऑफर दे सकता है, क्योंकि नीतीश अब ज्यादा निर्णायक हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। इंडी के इरादे भी सरकार बनाने के हैं। नतीजों के बाद जैसे ही इसकी भनक बीजेपी को लगी तो मोदी ने एनडीए के नेताओं को दिल्ली बुला लिया, मंथन किया। उससे पहले नीतीश और नायडू ने मोदी का साथ छोड़ने से इनकार कर उनकी तीसरी पारी पर मोहर लगा दी। बिहार, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र तक हलचल मची है। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक डिमांड में हैं। नीतीश नायडू भी किसी बड़े मौके की तलाश में हैं। इंडी भी घात लगाए बैठा है। मोदी सबका प्लान फेल कर देंगे या कुछ खेला होगा, इसी पर देखिए ग्राउंड जीरो से आज की महाभारत। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूं, एक बात और बता रही हूं। एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हुई है, आज ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। मोदी 2.0 की सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा है। लेकिन आज ही अगली सरकार बनाने के लिए भी दावा ठोका जा सकता है। वो दावा जो है राष्ट्रपति भवन जाकर पेश कर सकते हैं, ये भी खबर है। लेकिन दूसरे खेमे में क्या हो रहा है, एक बड़ी खबर और बताऊं कि इंडिया गठबंधन की भी बैठक वहां दिल्ली में शुरू होने वाली है, जिसके लिए तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। नंबर्स से उत्साहित हैं। अब उन नंबर से सरकार तो नहीं बन रही है, लेकिन वो कैसे सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में भी बात होगी। मेरे पास इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो ये बड़ी खबर इस वक्त है, मैं बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनुज आत्रे कांग्रेस के नेता हैं, संजय सरकार टीएमसी के नेता हैं। सबसे पहले काका जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, पहले क्योंकि कल मैं ये कह रही हूं कि इस बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में कमाल किया है, तो उसके लिए बधाई भी स्वीकार करी है। और दूसरी तरफ वहां एक एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसके लिए आज दावा भी पेश हो सकता है। आप लोगों की भी एक बैठक है, तो उस बैठक में क्या मंथन होगा? नहीं, आपके बधाई के लिए हृदय से धन्यवाद और उत्तर प्रदेश की जनमानस सहित पूरे देश के जनमानस को धन्यवाद।
अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के मर्यादित धरती को साधुवाद कि वहाँ से भी कम से कम समाजवादी राम जीत गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी करने वाले, भगवान राम के मर्यादित जीवन और नियमबद्ध जीवन को धर्म के नाम पर तमाम तरह का पाखंड फैला करके राजनीति करने वाली बीजेपी हार गई। तो उसकी भी आप बधाई लीजिए। और हम लोगों का जो मंथन होगा ये यही होगा कि समाजवादी पार्टी की चाहती है कि इस देश में इंडिया की सरकार बने। और किस बात का मंथन है, आप सब जानते हैं राजनीति में सरकार बनाने का। और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब 239 पर सिमट गई है। तो जो प्रधानमंत्री ये कहते थे, इस तरह का अहंकारी बयान देते थे कि अब की बार 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए, उनका कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ। और उसी काशी की धरती पर जहां मां गंगा का तथाकथित पुत्र बनके और मां गंगा को और दूषित और उनके अविरलता और निर्मलता को और कलुषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसको भी जहां मोदी जी की जीत 4.5 लाख पौने 5 लाख से होती थी, वहां मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर शाहजहांपुर में, फूलपुर में, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही है। आपसे जब बात कर रही हूँ तो मैं आज जो एनडीए की बैठक हुई है उसकी तस्वीरें आ गई है, वो भी जरा दिखा रही हूँ। वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर चल रही है क्योंकि एनडीए की बैठक अभी खत्म हुई है। लेकिन काका जी, आपने बहुत और बिल्कुल स्वीकार करते हुए बोला कि भाई राजनीति में सरकार बनाने की संभावना पर चर्चा होगी और क्या होगी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो सरकार बनाने की एक कोशिश आप लोग कर भी सकते हैं? बीजेपी के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, उनकी बहुमत नहीं आई है, लेकिन वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। उनके साथ जेडीयू है नीतीश कुमार की, और अभिषेक झा जी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अभिषेक जी, 16 पार्टी वाली जेडीयू इतनी इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी जितनी 12 सांसदों वाली जेडीयू इस वक्त है एनडीए के लिए। लेकिन मुझे बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि अभी भी वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, काका जी बोलना चाह रहे हैं, काका जी बोलना चाह रहे हैं। ठीक है काका जी, कंप्लीट करिए पहले, फिर मैं जाऊंगी। जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री जी को यथाशीघ्र इस्तीफा जो दिए हैं, अब उनको यथाशीघ्र विपक्ष में बैठ जाना चाहिए। जो सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो प्रचार प्रसार किया, जो इस देश के प्रधानमंत्री उसके गरिमा को उन्होंने कलुषित किया। कैसे बैठेंगे विपक्ष में, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मुझे आप आंकड़े अभी बता दीजिए और मैं प्रेम शुक्ला जी को बोलूंगी कि वो विपक्ष में बैठे। नहीं, आपने बोला वो विपक्ष में बैठ जाए। मैं आपसे बोलूंगी आप अपनी सरकार बनाने के आंकड़े अभी बता दीजिए नेशनल टेलीविजन पे। मैं प्रेम शुक्ला जी को बोलूंगी आप बैठिए विपक्ष में। आंकड़े कहाँ आपके पास? हाँ, आपके सुचारिता आप 234 के बाद कोई ऐसा 239 के बाद बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या व्यवहार करी? उनको इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रख के धोखा नहीं दिया। चाहे वो अकाली दल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल रहे हों, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही है, तो पूरे देश के सभी राजनीतिक दल मानते हैं कि उनको सता करके और धोखा देने वाला, अगर पीठ में नहीं पेट में खंजर घोंपने वाली अगर कोई राजनीतिक दल है इस देश में तो बीजेपी है। और उसको सब राजनीतिक दल मान रहे हैं, तो उनको कोई समर्थन नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर भयाक्रांत और कितना भयावह वो लोग दिख रहे हैं, इसका आप आकलन करिए ना। उनका अहंकार को इस देश की जनता, जो प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक नौजवानों से संवाद किया कि मैंने आपको रोजगार दिया। प्रेम शुक्ला जी आ गए, प्रेम शुक्ला जी आ गए। मैं एक बार अभिषेक झा जी के पास जाऊं, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि हम अभी भी अगर बैठक हो रही है तो सीधी सीधी बात है कि हम सरकार बनाने के आंकड़ों पर और वहाँ उसी पर मंथन कर रहे हैं। यानी आप, ये खबर आ रही है कि आज ही दावा पेश कर सकते हैं एनडीए की सरकार के लिए बीजेपी के नेता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है हम भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो भी दावा पेश करने, कौन मना कर रहा है उनको? अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवा लाए काका, कौन मना कर रहा है उनको? अब बकरी चोरों की पार्टी हम लोग को मर्यादा भी सिखाएगी। यह भी जो है अहंकार की पराकाष्ठा ही है। बकरी चोरों की पार्टी जो है
अब प्रभु रामचंद्र जी की मर्यादा सिखा रही भारतीय जनता पार्टी को, जिस पार्टी को इंडी अलायंस के सारे घटक दलों से मिले कुल। अब इसको इस चिरकुट को जरा शांत कराइए। मैं इसके बीच में बोल रहा था क्या, इस चिरकुट को शांत कराइए। अब इस चिरकुट को शांत कराइए। जूते खाने लायक बात कर रहा है। दोनों से कह रही हूँ, इस जूताखोर को मैं इस हरामखोर के बीच में बड़े सम्माननीय नेता है, लेकिन पिछली बार भी जब आप दोनों महाभारत में आए थे तो आप इसी तरह से भिड़े थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज इस तरह की भाषा नहीं। सर आप बोलिए जब आपको बोलना है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिएगा प्लीज, मुद्दे पर बोलिए। और काका जी भी अपने समय बोलेंगे, आप भी अपने समय। मेरी रिक्वेस्ट। नहीं, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ। सुचारिता जी, सर वो वहाँ से चंदा चोर आप बोलेंगे, कि वो चंदा चोर बोल रहा है। देखिए तो मैं बकरी चोर कहूँगा उसको। आप मुद्दे पर बात करिए ना। आपकी तो सरकार बनने जा रही है, उससे इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें तो बकरी चोर का एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश बकरी चोर का प्लीज ऑडियो मॉडरेट करिए। विक्रांत, बकरी चोर का प्रेम शुक्ला जी बोलिए और मुद्दे पर बोलिए प्लीज। डाकुओं की पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है। ये काका जो है बकरी चोर, ये बकरी चोर हमको बताएगा। ठीक है, ये बकरी चोर जो है, मैं एक बार आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे नहीं सर प्लीज, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी इस तरह से नहीं प्लीज। वो भी बोलेंगे, फिर मैं उनको भी नहीं रोक पाऊंगी। आप बताइए, आपके लिए बड़ा दिन है आज, आप तो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, उस पर बोलिए ना। उसको भाषा सिखाइए ना। नहीं, जरा उसको भाषा सिखाइए ना, इस सुअर को। हाँ ठीक है, हम अभिषेक झा जी के पास जा रहे हैं। ठीक है, अभी दोनों अभिषेक झा जी के पास जाइए। अभिषेक झा जी को लीजिए। अभिषेक झा जी, मैंने कहा नीतीश कुमार जी आज जब 16 सांसद थे तब भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने आज 12 सांसदों के साथ हैं, और ये बात समझ रहे हैं वो भी। लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई बड़ी डिमांड रखी है उन्होंने, ऐसी कोई खबर नहीं आई है जो कि वो रख सकते हैं मौजूदा स्थिति में। तो जब नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं तो सवाल और ज्यादा खड़े होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना अभिषेक जी? नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिक्स है वो ब्लैकमेल करने वाली पॉलिटिक्स कभी नहीं रही है। और जब 16 सांसद थे तब भी नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता थी। जब हम अकेले चुनाव लड़े 2 सांसद थे तब भी नीतीश कुमार जी की वही लोकप्रियता थी। और आज भी जितने लोगों ने सवाल उठाया, मीडिया में खबरें चलती थी, हमारे विरोधी बोलते थे, प्रासंगिकता पर सवाल उठाते थे, हमारी पार्टी के फ्यूचर पर सवाल उठाते थे, उन सबको माकूल जवाब बिहार की जनता ने अपना मत, अपना आशीर्वाद देकर दे दिया है। लेकिन नीतीश जी का नेतृत्व बिहार को पसंद है, बिहार ने हमेशा इसे सराहा है, स्वीकारा है। तभी आपने देखा कि एनडीए का जो परफॉर्मेंस बिहार में रहा वो मजबूती से रहा। और बहुत सारी बातें, कल भी हम डिबेट साथ कर रहे थे सुचारिता जी, कोई हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, लोग लुभावन वादे कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, इन सब का कोई औचित्य नहीं। इंडिया अलायंस का फाउंडेशन स्टोन नीतीश जी ने रखा, वरना आज इतने दल एक साथ बैठ नहीं पाते, ये संभाल नहीं पाए, इसलिए इनकी बुरी हार हुई। और इतने कटाक्ष हो रहे हैं एनडीए पर, क्यों भाई? एक विद्यार्थी जो हमेशा 90 नंबर लाता था 95 नहीं ला पाया, इस बात से दिक्कत है, समस्या है। पास तो वही विद्यार्थी हुआ है ना, पास तो एनडीए का कुनबा हुआ है। ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं इनके पास बहुमत तो है नहीं, अगर बहुमत होता तो ये सब के सब आपको दौड़ लगाते नजर आ रहे होते कि हम आगे तो हम आगे, हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और एक प्रधानमंत्री नहीं। इंडिया अलायंस वालों की खासियत है कि इनके पास कई प्रधानमंत्री हैं, सबके सब रिहर्सल कर रहे थे। कल जैसे जैसे इनकी सीटों का आंकड़ा ऊपर बढ़ रहा था, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, अपने घरों में, अपने ऑफिस में ये लोग उसी भाव भंगिमा के साथ चल रहे थे जैसे सच में इनकी सत्ता आने वाली है, इनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। देश की जनता ने फिर एक बार क्लियर मैंडेट दिया है एनडीए के अलायंस को, और हम एनडीए के स्वरूप में इसको देखते हैं। शुरू से हमने देखा है और गठबंधन की पॉलिटिक्स हमने बहुत अच्छे से की है, उस धर्म को निभाया है। वाजपेयी जी के समय से ही नहीं, मुझे लगता है, देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो घटित भी हो रहा है, इसलिए क्योंकि आज अगर दावा पेश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों, चाहे आपकी पार्टी हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, वो एनडीए की बैठक में आकर संतुष्ट रहे हैं, तभी ये दावा पेश किया जा सकता है। और जो खबरें अभी आ रही हैं कि ये होगा, तो मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक्शन तेज है। और जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी विक्रांत, जरा मुझे बताइएगा भी, क्योंकि लगातार हम जो अपडेट्स हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि आज शाम तक कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ संजय सरकार जी की पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा मैं चंद्रबाबू
और नीतीश को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब इसका जिक्र मैंने किया था पहले भी कि इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि क्या इंडिया गठबंधन इन दोनों नेताओं पर आस लगाए बैठा हुआ है? आप आस लगाए बैठे रह जाएंगे, वहां सरकार बन जाएगी संजय सरकार जी? साउंड चला जा रहा है। संजय सरकार जी, आवाज आ रही है आपको? बताता हूं सबसे पहले। जी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। मैं एक्चुअल क्या मैं आपको बताता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद, जय भारत पहले हम बोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ा बात है, भाषा का मर्यादा हर पैनलिस्ट को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों दर्शक हम लोग को ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत जरूरी है। और रह गया सुचरिता जी, परमानेंट दोस्त भी किसी का नहीं होता, परमानेंट दुश्मन भी राजनीतिक में नहीं होता है। सबसे बड़े बात होता है, आज कौन किधर रहेंगे नहीं रहेंगे ये कह नहीं सकता है, हम भी नहीं कह सकते हैं, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आने वाला पल में भारतीय जनता पार्टी को अंदर में बहुत हलचल मचने वाला है। हकीकत बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अंदर में जो विरोध अंदर से तैयार हो रहा है, पार्टी ना टूट जाए। मैं हकीकत आज के तारीख में बता रहा हूं आपको। रह गया सवाल यहाँ पर एनडीए का और इंडिया का। देखिए, अभी इस सब हम नहीं बोल पाएंगे जो इंडिया सरकार बना पाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी एलोपैथिक दवाई जो है काम करते हैं, लेकिन अगर होम्योपैथिक और आपको आयुर्वेदिक अगर हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं तो उसको धीरे धीरे उसको काम होता है। लेकिन ये चीज आपको बताना चाहता हूं, जो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बनाएंगे, समय के अनुसार में बनाएंगे, इतना जल्दी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अंदर से जो तोड़ रहे हैं बहुत जल्दी टूट जाएंगे। जो बहुत वरिष्ठ नेता है, जो मोदी जी अमित शाह जी को बिल्कुल मानने नहीं चाहता है। अच्छा, और तो यूपी का जो नतीजा है ये दो ईगो का चलता नतीजा है। होम्योपैथी है और वो एलोपैथी है। नहीं, आप कह रहे हैं आप होम्योपैथी है, वो एलोपैथी है। सर देखिए, एक लोकतंत्र में सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरह मेडिसिन में एलोपैथी की भी इंपॉर्टेंस है, होम्योपैथी की भी है। लेकिन ये जो एनालॉजी दे रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वहां पर एलोपैथी काम कर गई है। सर, एलोपैथी हमेशा ज्यादा जल्दी काम करती है, होम्योपैथी धीरे काम करती है। तो वहां तो आज सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। यही बात है, यही बात मैं कर रही हूँ। अब मेरा सीधा सवाल धीरेन्द्र जी आपसे है, जो संजय सरकार जी ने कहा आप लोगों को एलोपैथी कह दिया, खुद को होम्योपैथी कह दिया, लेकिन आपके नेता चिराग पासवान खुद को हनुमान कहते आए और आज भी जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति प्रतिबद्धता निभाई है। और अब तो हनुमान की भूमिका में आने का समय आ गया। धीरेन्द्र जी, बड़ी खबर आ रही है, मैं एक बार बड़ी खबर ले लूं, उसके बाद वापस आ रही हूं आपके पास। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। वो यानी अब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री। ये बड़ी बैठक, ये बड़ी जो खबर है वो बैठक के बाद निकल कर आ रही है। एनडीए के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना गया है। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूँ। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी, क्या खबर आ रही है वहां से, जरा बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, मैं आपका सवाल बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने जो निर्णय है वो लेते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ हम इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचे हुए हैं और यहाँ देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, या उसके अलावा सुप्रिया सुले हो, शरद पवार हो, ये सभी पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। और अब ऐसे में ये मीटिंग में तय होना है कि आखिरकार सरकार बनाने वाले हैं या विपक्ष में बैठने वाले हैं। क्योंकि मंगलवार को यानी कल जब ये नतीजे आए थे तब ये कहा गया था, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास जहाँ पर ये मीटिंग चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, कि देखिए हम मीटिंग करेंगे उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे, वरना बीजेपी सरकार यहाँ पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अश्योर हो जाएगी, आगे की रणनीति बना लेगी। और यही वजह है कि उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। हालांकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ कहा था कि हमें सरकार में बैठना है
या फिर हमें विपक्ष में बैठना है, ये मीटिंग के बाद तय होगा। जो मीटिंग चल रही है अंदर, बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे लिए बड़ा अलग अनुभव है, जहाँ मैं देख रही हूँ। कल मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद थी, वहाँ पर भी इसी तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा था। आज मैं यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद हूँ और वहाँ पर भी इसी तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है। ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हाथ में इनके झंडे भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी भी सेलिब्रेशन कर रही है, एक तरफ आप लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सरकार आखिर बनेगी किसकी? क्योंकि मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को फिर से। विक्रांत जरा बड़ी खबर पर आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, यानी कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं, कल के नतीजों के बाद ये चर्चाएं हो रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी भी सहमति है, उन सब चीजों को, उन सब सवालों को विराम लगा दिया है। क्योंकि एनडीए की बैठक हुई है और एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से नेता चुन लिए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त, ये वही प्रस्ताव है जो प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार को देश के हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है इस सरकार के नेतृत्व में, और इसीलिए उन्हें सर्वसम्मति से आज 5 जून को नेता चुना जाता है। तो ये बड़ी खबर है। अब धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी बात है, आपने जो कहा, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि हनुमान वो कहते आए, अब हनुमान बनने का समय है। सुचरिता जी, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में दिया कि एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। इसमें ब्रेकिंग क्या है मुझे ये बताइए। एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, सभी लोगों ने घूम घूम कर ये जनादेश मांगा था कि सहयोग करिए, देश को तीसरी बार हम फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज उसी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं जो देश की जनता चाहती है। देश की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया, जनादेश दिया है एनडीए को, और एनडीए को जनादेश दिया है तो हम लोग उसी का जनता के अनुरूप अनुपालन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो शुरू से ही एनडीए में लाने वाले लोजपा को वही हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय में। तो उनको, हनुमान को अब दोबारा से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और अभी संजय राउत जी का एक बयान आपने दिखलाया था सुचरिता जी, जहाँ तक याद है, वो बोल रहे थे कि डेमो कुर्सी है। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को देश की जनता ने जनादेश दिया है कि आप मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, हम उस अनुरूप काम कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है कि जो इंडी गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि संभावना सरकार बनाने की, डेमो कुर्सी वो है। तो इन लोगों को इस तरह की आदत बनी है। अपॉर्चुनिस्टों को एक जमावड़ा है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से एन केन कैसे भी हम कुर्सी पर आ जाए। लेकिन देश के लोगों ने तो इनको नकार दिया है ना सिरे से। एनडीए का चुनाव जो हुआ, वो एनडीए का गठबंधन का जो चुनाव, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के नाम पर, और हम लोगों ने वोट लिया है। आज क्लियर मैंडेट मिला है तो हम लोग बना रहे हैं। इसमें कोई तोड़ जोड़ है क्या? नहीं, देखिए ये वैसे ही कहना है, इसको ऐसे ही कहना है धीरेन्द्र जी कि जब ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के तो 241 है, यानी बाकी सब ने उन्हें नकारा है, तो ऐसे ही ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तो 100 ही हैं, यानी कि बाकी 443 ने कांग्रेस को नकारा है। क्या ये कहा जा सकता है? मैं एक बार जरा प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एनडीए की बैठक हुई है, सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है। आज शाम तक दावा पेश करने की बातें भी आ रही हैं। क्या ऐसा संभव है कि आज शाम तक दावा पेश कर दिया जाए? क्योंकि कहा जा रहा है राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, साफ तौर पर एक ऐतिहासिक अवसर है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको जो है तीसरी बार उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला हुआ है। ये पहली बार हुआ है। देखिए, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो पुण्याई था, उसके आधार पर उनको जनादेश मिला था। 57 और 62 का जनादेश उनको अपने कामकाज पर मिला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में जनादेश नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला,
पूर्ण बहुमत की सरकार और एनडीए को जो है जबरदस्त जनादेश दिया गया। इसी तरह से 2019 का जनादेश हुआ और 2024 का जनादेश हुआ है। इस स्पष्ट जनादेश के बाद भी कुछ जो हैं, जो एक तरफ जो है सूर्य की रोशनी है और कुछ जो खद्योत्सम लोग हैं वो लगातार जो है उसको चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, और चुनौती देने का प्रयास करना उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो जनादेश है उस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। अब कल दोपहर से आपने ईवीएम की बुराई कहीं सुनी क्या आपने? किसी जो है इंडी अलायंस के दल ने ईवीएम पर कोई शिकायत की क्या? निर्वाचन आयोग की कोई शिकायत की क्या? पर जब तक एग्जिट पोल थे तब तक ईवीएम बहुत खराब थे, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि प्रचंड 360 से अधिक सीटें जो है वो एग्जिट पोल बता रहे थे, तो कहा नहीं ईवीएम बहुत खराब है। कुछ सीटें इनको भी मिल गई। अब ये कह रहे नहीं साहब जो है ईवीएम जो है बहुत अच्छा है, अब उसकी आरती उरती उतार सकते हैं ईवीएम की। तो इस तरह से राजनीतिक किस तरह से जो है छिछलापन है वह प्रदर्शित होता है। राजनीति में लोकतांत्रिक प्रेम शुक्ला जी जरा इस पर बात बताइए। किसी भी मैं एक रिएक्शन इस पर भी चाह रही हूँ। प्रगल्भता पूर्वक कि वहाँ संजय राउत ने कहा कि हमें राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री स्वीकार है, तो वो तो प्रधानमंत्री बनाने के ऊपर भी चले गए। वो कह रहे हैं हमें स्वीकार है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के लिए चुने जाते हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। हाँ, नहीं उनके पास सांसदों की संख्या है तो राष्ट्रपति भवन में ले जाकर सूची दे आए वो, और राष्ट्रपति का अधिकार है किसको निमंत्रित करती हैं वो। उनके पास अगर संख्या बल है श्रीमान संजय राउत की बात, वोट दिया कि जो नहीं? 9 सांसदों वाले दल है, 18 से 9 हो गए हैं वो चले जाएं वो। जी प्रेम शुक्ला जी, जी प्रेम शुक्ला जी, भूत भी तो वोट डालते हैं। एक मिनट, मैं पहले अनुज यात्रा जी के पास जाऊंगी। अनुज यात्रा जी के पास दीजिए। विक्रांत प्लीज मॉनिटर दी ऑडियो। मैं अनुज यात्रा जी के पास जा रही हूँ। अनुज जी जरा पहले बताइए कि कब जा रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन सरकार बनाने का दावा पेश करने? राहुल गांधी को तो पीएम बना रहे संजय राउत। निश्चित तौर पे सुचारिता जी, आपकी ये भगवान करे ये आपकी कामना शीघ्र पूरी हो, लेकिन वर्तमान में आज ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये घमंडियों का जो घमंड और जो अहंकार इंडिया की इस जीत ने चकनाचूर की है, आज देश उससे खुशी मना रहा है। आज सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस को जो जीत मिली है, और ऐसी जीत मिली है कि उस पर जीत की खुशी नहीं मना सकते हैं, लेकिन हमारे को जनता ने वो मैंडेट दिया है कि निश्चित तौर पे अगर हमें स्पष्ट बहुमत नहीं आया और हमारे को एक तरह से हारा हुआ देखा जा रहा है, लेकिन हम उस जीत में खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जनता ने जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और इनके अहंकार को जो चकनाचूर किया है, और ये वही लोग हैं जो पूरे 10 साल तक लाठी लेकर के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों का डंडा लेकर के सब लोगों के नेताओं और पूंजीपतियों के घर डंडा मारा करते थे, और आज कटोरा लेकर के खटखटा रहे हैं दरवाजे उनके, खटाखट 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 की समर्थन दे दीजिए, समर्थन दे दीजिए, नीतीश बाबू समर्थन दे दीजिए, चंद्रबाबू नायडू जी भागिए मत। नहीं, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, देखिए एक मिनट आप, अच्छा एक बात बताइए मुझे अनुज यात्रा जी, क्या आप लोग अखिलेश जी के घर पे जाके आप बोल रहे हैं खटाखट समर्थन दे दीजिए, आप उनके पास जा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि आप लोगों ने गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ा है, तो आप जानते हैं वो आपके स्वाभाविक साथी हैं, तो आप तो नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव के पास बोलने के क्या आपका समर्थन अभी भी बना हुआ है? नहीं जा रहे हैं ना, तो वैसे ही वो भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास क्यों जाएंगे? वो भी साथ में चुनाव लड़े, आपके साथ तो नहीं आए नीतीश बाबू, उन्होंने तो पहले ही अपना पाला चुन लिया था। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई नीतीश बाबू देखिए उनके घर पे जा रहे हैं वहां पर और उनसे मांग रहे हैं समर्थन। ये आप भी जानती हैं और पूरा देश जानता है कि कौन कहां जा सकता है, कब कहां जा सकता है। नीतीश जी ने घर के बाहर जब कल ही अपना लगा दिया था, नीतीश सबके हैं, एक बहुत बड़ा बोर्ड जा सकता है, ये पूरा देश जानता कह रहे हैं। आपके नेता पर सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिए। नहीं, अभिषेक जी जवाब देंगे, इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। देखिए, जब नहीं चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने के बाद, नतीजे आने के बाद क्या काम बचा है इनके पास? सिर्फ हमारे नेता पर सवाल उठाना। अरे भाई, अगर हमारे नेता इतने प्रासंगिक नहीं होते तो इतना पीछे नहीं पड़ना पड़ता। इनके सभी जितने भी घटक दल हैं, सब के सब पलक पावड़े बिछाकर अलग अलग बातें कह रहे हैं कि किसी बहाने शायद नीतीश कुमार जी को अपनी तरफ लेकर चले आए। तो नीतीश कुमार जी सत्ता की धुरी में, सत्ता के केंद्र में, पॉलिटिक्स के केंद्र में हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। अब सोचना इन लोगों को है कि विपक्ष में बैठें, शांति से बैठें और सचमुच अब सवाल नहीं उठाएंगे, ना ईसी पर सवाल उठाएंगे, ना एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे, ना
ईवीएम पर सवाल उठाएंगे क्योंकि कुछ सीटें जीत चुके हैं। तो इनके हिसाब से सरकार बैसाखी की होगी। हमारे हिसाब से जो सरकार है वो बड़ी मजबूत है, सशक्त है और विकास के एजेंडे पर निश्चित रूप से काम करेगी, देश को आगे लेकर के जाएगी। और इस बार हम लोगों ने चैलेंज दिया था कि भाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल कर ले। कुर्सी इन्होंने हासिल कर ली है, शायद विपक्ष के नेता की, इसके लिए इनको बधाई, शुभकामनाएं हैं। कम से कम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका इस देश में निभाएं ताकि पॉलिटिक्स से ये जो नकारात्मकता इन्होंने फैलाई है इतने लंबे समय से वो थोड़ी बाहर एक दूसरे को बधाई दे रहा है। कोई 100 का आंकड़ा छूने पर बधाई दे रहा है, कोई सबने पहले की परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक दूसरे को हर कोई बधाई दे रहा है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि उद्धव गुट के सांसद जो संजय राउत हैं, उन्होंने एक और बयान दिया। वो बयान ही ऐसे देते हैं कि उस पर चर्चा हो, वो कह रहे हैं हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जल्दी शपथ ले, ये एनडीए सरकार नहीं चलने वाली है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये एनडीए सरकार चलेगी नहीं, तो हम चाहते हैं कि मोदी जल्दी शपथ ले लें। तो अब मैं एक बार काका जी के पास जा रही हूँ। काका जी ये बताइए कि क्या इंतजार, ये एक तरह से रणनीति यही है कि इंतजार किया जाए कि ये सरकार के पास, एनडीए के पास बहुमत है, बीजेपी के पास नहीं है, तो सरकार अपने आप ही गिर जाए? क्या यही रणनीति है जो संजय राउत जी कह रहे हैं? देखिए, बहुमत तो बीजेपी के पास नहीं है, आप भी जान रही होंगी। ये तो बहुत साधारण आंकड़ा है कि 272 का बहुमत है, 239 उनके पास सीट है। तो वो भी अन्य दलों से समर्थन लेके ही, और उन्हीं दलों का नहीं है, लेकिन एनडीए के पास है। आप जिनका एक समय में भारतीय जनता पार्टी जिनका एक समय में नीतीश जी का वही प्रधानमंत्री डीएनए चेक करते थे। अब बिहार की जनता ये पूछ रही है कि नीतीश जी का डीएनए ठीक हो गया, आपने चेक कर लिया कि नहीं? चंद्रबाबू नायडू 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस चुनाव के दौरान इस देश में प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार के लापरवाहियों के चलते पुलवामा में हमारे सैनिकों ने जान दिया, उस पर राजनीति करके उस पर बहुमत हासिल की। और उस समय भी देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए अगर कोई कार्यरत था, लगातार राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहा था, तो वही चंद्रबाबू जी ही थे। मैं गलत तो हूँ नहीं। 16 अगर आप 1999 में भी जाएं तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक खबर आ रही है। मैं काका जी वो जरा खबर बता दूं, उसके वापस आ रही हूं आपके पास। पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। एक बड़ी खबर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू इस वक्त पीयूष गोयल के घर पर पहुंचे, उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए। ये खबर आ रही है कि स्वेरिंग इन यानी कि शपथ ग्रहण 8 तारीख को ही होगा, जैसा कि पहले से चर्चा थी। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त पीयूष गोयल के घर पर पहुंचे। अब देखिए, पीयूष गोयल के आवास पर चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं। ये भी पता है कि वहां जब चंद्रबाबू नायडू कल जीत हुई बड़ी, क्योंकि आंध्रा की भी जीत थी, एक एनडीए की भी जीत थी, तो वहां पर भी बीजेपी के नेता मौजूद थे उन्हें बधाई देने के लिए। लेकिन इस वक्त ये क्या चल रहा है? मैं काका जी एक बार वापस आ रही हूँ, जल्दी से पूछ लूं जरा, प्रेम शुक्ला जी, ये क्या चल रहा है? पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचे हैं। अब आप तो कहेंगे एक सामान्य सी मुलाकात हो सकती है, लेकिन क्या जो काका जी कह रहे हैं या फिर जो अभी अनुज आत्रे जी ने कहा कि कुछ सब कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं है? जब एनडीए अलायंस के ने ये पारित कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, उसके बाद वो शिष्टाचार भेंट भी नहीं करें। भाई, राज्यसभा में जो हमारे नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर उस सदन के नेता के घर पे हमारे एक घटक दल के प्रमुख का जाना, ये तो स्वाभाविक औपचारिकता है। ये तो उन दोनों के बीच में किस तरह से मधुर संबंध है उसका प्रमाण है। अब इस पे जो है छिद्रान्वेषियों को जो है छिद्रान्वेषण करने का अधिकार है। अब 5 वर्ष इनको जनता ने सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे भाई, हम नहीं उठा रहे प्रेम शुक्ला जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। नहीं, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ। ये छिद्र तो अनुज आत्रे जी और उनके और कोई नहीं, चंद्रबाबू नायडू जी ने कोई लिस्ट दी है क्या? कुछ खबरें ऐसी आ रही है वो स्पीकर पोस्ट चाहते हैं, वो कुछ मिनिस्ट्रीज चाहते हैं। देखिए, इस तरह से राजनीतिक विमर्श नहीं हुआ करता है। राजनीतिक विमर्श दो प्रगल्भ दलों के राष्ट्र जो अध्यक्ष हैं उनके बीच में बहुत राजनयिक ढंग से होता है। वो इस तरह से ये दे दो वो दे दो, इस तरह से नहीं हुआ करता है। ठीक है, कुछ लोगों को खबरें उड़ानी है, उड़ा सकते हैं। ये भी लोकतंत्र में जो है, ये लोकतांत्रिक देश है सर, होता यहाँ पर इस तरह की खबरों के भी जो है बार्गेनिंग तो होती है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, आप
कि एनडीए की सरकार, आप जैसा बता रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एनडीए, क्योंकि सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है नेता, और वहां पर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाने वाला है, तो ये खबर आ रही है। लेकिन एक इसी के साथ साथ एक बड़ी बात यह है, काका जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लास्ट कमेंट के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक बार काका जी ये जरूर बता दीजिए, आपके नेता, मैंने कहा कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं और ये बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ से अब नाम राहुल गांधी का आ रहा है प्रधानमंत्री के लिए, आपके नेता का नहीं। तो ये तय है कि राहुल ही है इस गठबंधन के नेता। नेता का है जो जिस नेता के पक्ष में होगा, लेकिन आपने और सबने, देश ने दिखाया है कि कल समाजवादियों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, जहां उनकी प्रचंड बहुमत थी, डबल इंजन की सरकार थी, वहां समाजवादी जातिगत जनगणना के साथ, युवाओं के पेपर लीक होने के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के चंदे चोरी के साथ, महिलाओं के सुरक्षा के साथ, किसानों के रौदने के साथ मुद्दों पे खड़े थे और हराया। और हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री इंडिया का बनेगा, और आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन का, अलायंस का प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी पूरी देश की जनमानस चाहती है कि बनेंगे, और उनसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन होगा? कम से कम वो झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी तरह का अन्यायी अत्याचारी नहीं होगा। मैं एक बार ये तस्वीर दिखा रही हूँ, वो हर एक देखिए, मैं काका जी एक बार ये तस्वीर दिखा दूं। मैंने कहा था शुरू में थोड़ा समय कम है मेरे पास, ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जो आज प्रधानमंत्री के साथ जो एनडीए के घटक दलों के नेता पहुंचे हैं, सब एक विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। उसमें एकनाथ शिंदे हैं, उसमें प्रफुल्ल पटेल को आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू उसमें मौजूद हैं, और साथ ही बीजेपी के जो बड़े नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, वो इस तस्वीर में शामिल हैं। और अब सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी और एनडीए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जैसा मैं आपको बता रही हूं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महाभारत में मेरे साथ इतना ही।